जी सॉरी, बीच में ब्रेक हुआ। जी, ऐसे एविडेंस जब कलेक्ट होकर के कोर्ट के टेबल तक पहुंच गए, कोर्ट उस दिए गए जजमेंट के पार्ट को देखता है कि कहाँ ला इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाई, कहाँ लैक हो गया। और लैक नहीं हुआ तो जो जजमेंट डिलीवर हुआ है उस जजमेंट को किस पक्ष ने ज्यादा प्रभावित किया और इससे नुकसान किसका है। अगर बहुत बड़ा वर्ग समाज का प्रभावित होता है तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जल्दी से उसको करेक्ट करके, उसके लिए भी सिस्टम है। जितनी मशीनरी गठन कर रही है भारत में विधि के रूप में, सबका उद्देश्य समाज तक है। इसी क्रम में एक चीज और होती है कि अगर हम आपके लेक्चर को विभिन्न राइटरों के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर बेस कर दें तो फिर हम अलग कहाँ हुए। हम तो उन्हीं के नोट्स बना दिए। हमारे तो वही मनु कहलाए, गॉडफादर कहलाए। आजकल उच्चतर संस्थाओं में भी ये बड़ा रोग की तरह से हो गया कि उस राइटर का नाम बता दीजिए, उनकी किताब बता दीजिए, कहाँ लिखा है। अरे भाई, पहले तो केवल विषय का नाम बताया जाता था, सिलेबस नहीं बताया जाता था। आपको रोका नहीं गया कि आप कहाँ से पढ़ें, बशर्ते पढ़ने के बाद एक ऑब्जर्वेशन आपका अपना होना चाहिए। कल आप किसी ऐसे संस्थान में खड़े होकर के अपने अनुभव बताएंगे, अपने ज्ञान बताएंगे, उसका आपका मूल्य होगा, वो आपकी परिस्थिति होगी, उस पर वह संविदा टिकी रहेगी उस दिन की। तो एक जो गलत मेथड या गलत परंपरा पड़ चुकी है कि हर बात को गूगल से खोज लो, किसी राइटर का नाम गुरुजी ने बता दिया वो देख लो। गुरुजी खुद किताब जब क्लास में गए तो वो किताब लेके गए, दिखाते आए कि हम इसी से पढ़े। समाज को आप कुछ देने आए हो या समाज की गलतियों पर लिखी गई उन पुस्तकों में उस पार्ट की आप उनको ज्ञान देने गए थे। बेस तो ये होना चाहिए, किताबें हम पढ़ें, चाहे ई माध्यम से, चाहे पीडीएफ की हो, इंटरनेट की हो, उन सब का एक ही टारगेट हो। आज हम बेहतर से बेहतर, क्योंकि ये जो सामने क्लास में बैठा हुआ व्यक्ति है ये हमसे सीखना चाहता है। हमारा भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम इसको कुछ ऐसा सिखाएं कि कम से कम मेरे जैसा कोई मेरा शिष्य कभी भी भाषण या व्याख्यान दे, सुनने वाला ये पूछे कि किस संस्थान से आए, इनके गुरु कौन थे। उसी दिन मेरी भी पारिश्रमिक पूरी हो जाती है। मतलब प्रथाओं के साथ परंपराओं का जो परिवर्तन या परंपराओं के साथ प्रथाओं का परिवर्तन, या किसी कमजोर ने कभी ऐसा करके अपना जीवन यापन कर लिया, उसी को आदर्श बना लिया, कुछ फोकसबाजी करके आजकल तो मेथड बना दिए हैं कि एक जगह से लेक्चर चलता है और सब लोग सुनते हैं। ऐसा तो गरुड़ पुराण में भी नहीं लिखा हुआ है। आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं, जब तक आप अपने द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की वो बातों को क्लास को नहीं देंगे, रिदम न टूटने पाए। समाज में भी यही कहा जाता है कि अगर ला का जरा भर भी लैक होगा, एक कड़ी ला की टूट जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं रुक जाएगा। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन की विकास की गति और ला की आच्छादन का सीधा, दोनों बराबर वेग से चलते, तब जाकर के कहा जाता है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं कहा जाता कि लॉ और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। व्याख्यान बहुत सारे होते हैं, समय और क्योंकि कहा जाए कि कठिन परिस्थितियां हैं,
लेक्चर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा होता है। व्यक्ति को उतने रास्ते बता दो कि ला कैसे कैसे प्रगति की, तो समाज प्रगति किया। और जब समाज को प्रगति की जरूरत थी तो ला को खोज के लाया गया था कि आप मदद करिए। और ला अपने से अगर मदद नहीं करता है तो ला को विधायिका के रूप में बाइंड किया जाता है कि आप इसके लिए नियम बनाएं। आपको एक इसी के संदर्भ में अगर जब लिखिएगा तो आपको याद होगा कि एक लोकपाल की अवधारणा आई थी, बहुत बार पढ़े भी हैं। स्वीडन की अवधारणा है, पहली बार वहाँ लागू किया गया, भारत में भी इसकी डिमांड की जाने लगी। ये सामाजिक दबाव था, विश्व स्तर से होता हुआ भारत के लोगों के मन पर ये बैठ गया। और इसके आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे अन्ना हजारे। बहुत सारे लोगों ने किया, भारत में बहुत बार इसका प्रयास किया गया। कम से कम 13 या 14 बार यह बिल लाई गई और हर बार यह बिल पास नहीं हुई, गिर गई। आखिर अंत में लोकपाल पास हो गए। जैसे भी पास हुआ, विभिन्न नेताओं के बनाए हुए ड्राफ्ट पर कई प्रकार की लोकपाल बिल आई। एक बिल को गवर्नमेंट ने